हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि एडुटेरिया का एक नया बुक आया है जो परवीन सर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और ये जो बुक है आपका 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बुक है। ये जो बुक है आपका समान अध्ययन का है और ये आपके ऑल स्टेट पीसीएस हो या फिर बीपीएसएससी हो या बीएसएससी हो या फिर रेलवे हो या फिर कोई और भी आप लोग प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं जिसमें कि आप सभी से जीके जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उस सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सबसे अच्छी चीज़ है इस पुस्तक में कि जो ये पुस्तक है आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और टोटल इसमें 100 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न के साथ आपको कुछ वन लाइनर भी देखने को मिलेंगे जो अलग अलग टॉपिक में कवर किया गया है। तो दोस्तों, ये बुक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज का जो हमारा सेट नंबर हम 20 तक इसमें हम देखेंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि 16 तक प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों को कवर करवा चुके हैं और आज हम 4 प्रैक्टिस सेट को एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। और साथ में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जैसे ही ये समाप्त होता है आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे आज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 से 20 तक पे अपलोड कर देंगे। जैसे ही ये आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा वैसे ही तो आप प्रैक्टिस सेट भी इसका लेके यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट भी आप लोग बना सकते हैं, साथ में इसका आंसर आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। तो आ गए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 17 पे और चलिए हम एक एक प्रश्न को अच्छे से देखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर कहीं एक दो हमसे पढ़ने में या फिर आंसर बताने में अगर मिस्टेक हो जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसे करेक्ट आंसर को पिन कर सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा जो करता है वो कौन सा है? एक तो आपका असम है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा पश्चिम बंगाल है। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ये डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिकॉज इसका आंसर सभी सही है। अगला प्रश्न देखिए, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो अरावली की पहाड़ी के पश्चिमी छोर से जो नदी निकलती है वो नदी है आपका, एक तो लूनी नदी है और दूसरी माही नदी है। कौन? लूनी और माही, ये दोनों जो है अरावली पहाड़ी की पश्चिमी छोर से निकलती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। सैंडल पीक की अवस्थिति है। तो सैंडल पीक की जो अवस्थिति है वो उत्तरी अंडमान में है और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। वैसे तो इसमें सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार देखे गए हैं। सैंडल पीक की अवस्थिति कैसी है? उत्तरी अंडमान है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा की सहायक नदी इसमें से नहीं है वो पूछा जाता है। तो इसमें से पेनगंगा जो है ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। पेनगंगा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। अब हम देखते हैं अगला नंबर 5 नंबर प्रश्न को। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? इस प्रश्न का आंसर है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसको डिस्कशन के साथ दैट मीन्स कि हर एक ऑप्शन को आप लोग समझना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट अगर डेली हम लेके आएंगे, छोटा छोटा वीडियो जो छोटा सा क्लिप होगा उसमें आप लोग इसे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व कर सके और डिस्कशन के साथ आप लोगों को हर एक ऑप्शन को हम क्लियर करेंगे। लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम हर एक ऑप्शन को डिस्कशन नहीं देंगे और हम डायरेक्ट इसका आंसर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लू। लू जो है ये आप सभी को पता है कि गर्मी को दिनों में चलती है और इससे क्या होता है कि हम लोग का स्किन जो है वो जल जाता है ना। ये लू चलती है, गर्म हवाएं होती है। तो ये जो है उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं हैं जो पंजाब से लेकर बिहार, दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है।
7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है। तो विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है वो है आपका तकनीकी उन्नति। तकनीकी उन्नति ये ऐसी विशेषताएं हैं जो विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है। अगला प्रश्न आता है 9 नंबर, जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो जीएसटी जो है यह एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। प्रश्न नंबर 9, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहा जाता है निजीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को निजीकरण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। आय और उपभोग में जो संबंध है वो है प्रत्यक्ष संबंध। कैसा संबंध है? आय और उपभोग के बीच प्रत्यक्ष संबंध है। अगला क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो जलवायु परिवर्तन का इसमें से मुख्य कारण आपका प्रदूषण भी है, ग्रीन हाउस गैस भी है और ओजोन क्षरण भी है। ये तीनों जो है आपका क्या है कि जलवायु परिवर्तन का प्रमुख घटक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष यूनिसेफ द्वारा स्वीकारा गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल को जो यूनिसेफ के द्वारा स्वीकारा गया था, ये स्वीकारा गया था 1997 में। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को यूनिसेफ के द्वारा स्वीकारा गया था। इसमें बहुत सारे लोगों को ये डेट ऑफ बर्थ भी होगा, तो आप लोग अपने अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को सही सुमेलित करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको प्रश्नों को दिया हुआ है, इसे आपको सुमेलित करना है। दोस्तों सबसे पहले इसमें जो हम सुमेलित करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन को सिमलीपाल अभ्यारण्य। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो सिमलीपाल अभ्यारण्य आपका उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा कहाँ पे? गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम रामगंगा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे? उत्तराखंड। बिल्कुल करेक्ट है। और सरिस्का अभ्यारण्य आपका कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। सत्य फल जिसे ट्रू फ्रूट कहते हैं किसमें विकसित होता है। तो ट्रू फ्रूट या सत्य फल जिसे कहते हैं वो अंडाशय में विकसित होता है। किसमें? अंडाशय में विकसित होता है। कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है। तो कॉड लीवर तेल जो होता है इसमें विटामिन डी पाया जाता है। कॉड लीवर तेल जो होता है इसमें विटामिन डी पाया जाता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। तो प्रोटीन कारखाना जो कहा जाता है वो है आपका राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है। वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है उसे कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक। इसमें केंद्रक झिल्ली जो होता है वो उपस्थित नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है। तो संशोधित भूमिगत तना का उदाहरण दैट मीन्स कि मिट्टी के अंदर पाए जाने वाला तना, उसका एग्जाम्पल कौन है? आलू। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है। तो देखिए फ्लोएम क्या है? फ्लोएम पानी और खनिजों का परिवहन करता है। तो फ्लोएम क्या करता है दोस्तों? फ्लोएम जो होता है वो पानी और किसका? खनिजों का परिवहन करता है? नहीं, फ्लोएम जो है वो फूड का परिवहन करता है। किसका? फूड का। फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादकों का परिवहन करता है। बिल्कुल करेक्ट है। फ्लोएम पौधे को सहारा देता है, ये भी सही है। दोस्तों पानी के लिए जो होता है वो क्या होता है? जाइलम होता है। जाइलम होता है वाटर के लिए, फ्लोएम फूड के लिए होता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ए जो है वो ऑप्शन सही नहीं है। अब आते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। स्थलीय हरे पौधे की पत्तियां से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर है 1%। स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो 1% को। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 21 नंबर प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बोनाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह डैश से बना होता है।
तो कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट का उपयोग जो है वो हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एसिटिलीन, क्योंकि यह जो होता है एसिटिलीन बनाता है। क्या बनाता है? एसिटिलीन बनाता है। 22 नंबर प्रश्न है कि एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एन कोष में जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है वो हो जाएगा आपका कितना? ऑप्शन डी 32। एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसें हैं। तो वह ऐसा ग्रुप आपको ढूंढना है जिसमें कि क्या है, जिसमें कि सभी जो तत्व हैं वो सभी गैसें हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है समूह 8 यानी ग्रुप 18 जो है यानी कि समूह 18, उसमें सभी तत्व जो है वो गैस हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। तो प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या चीज मुक्त करता है? तो मुक्त करता है OH- को मुक्त करता है। अगला प्रश्न है स्थितिज ऊर्जा के प्रबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? किसके प्रबंध में? स्थितिज ऊर्जा के प्रबंध में। तो दिया है कि स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है। ये क्या आपका सत्य है? आपको सत्य नहीं है वो ढूंढना है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होता है। स्थित ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। तो सभी क्या है? सभी के सभी आपके असत्य हैं, एक भी इसमें से सत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? तो अनुप्रस्थ तरंग जो नहीं है वो आपका सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग नहीं होती है। सर्पिलाकार कोई स्प्रिंग होगा जिसमें कि तरंग उत्पन्न होगा, उसमें अनुप्रस्थ तरंग वो नहीं होगा। 27 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र, जिसको शॉर्ट में EPZ कहते हैं, का सृजन हुआ था कंडाला में। तो भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन कंडाला में हुआ था। कहाँ पे? कंडाला में। 28 नंबर प्रश्न है भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। ऑप्शन बी स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना, ये भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका स्थित है झांसी में। कहाँ पे? झांसी में। कहाँ है ये? झांसी, यूपी में। अगला है 30 नंबर प्रश्न संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21। संविधान का आर्टिकल नंबर 21 जो है वो किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। 31 नंबर प्रश्न देखिए सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? तो सेवा के अधिकार की जो अवधारणा है वह सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुई थी ये ब्रिटेन में। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो अपने शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो इस समूह में से कौन एक है जो गैर संवैधानिक निकाय है? तो चलिए इसे सबसे पहले देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये आपका गैर संवैधानिक निकाय है। उसके बाद है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ये भी आपका गैर संवैधानिक निकाय है। लोकपाल, ये भी आपका गैर संवैधानिक निकाय है। तो 1, 3 और 4 आपका गैर संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो इस प्रश्न का आंसर है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है ये संविधान के 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का? समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो होता है राज्यपाल। कौन? राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता समिति जो है
इन्होंने न्याय पंचायतों की गठन की सिफारिश की थी। कौन समिति? अशोक मेहता समिति। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है, दूसरी तरफ स्रोत दिया हुआ है, इसे आपको मैच करना है। सबसे पहले मंत्रिमंडलीय सरकार, ये लिया गया है आपका ब्रिटेन से। केंद्र राज्य का संबंध, ये कनाडा से लिया गया है। आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है और मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। तो बिल्कुल जो सामने है वही करेक्ट है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आते हैं 38 नंबर पे। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो सल्तनत काल में जो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था उसे कहा जाता था वजीर। क्या कहा जाता था? वजीर। सल्तनत काल के राजस्व विभाग के प्रमुख को वजीर कहा जाता था। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई? तो 4 बाग बनाने की परंपरा जो है वो अकबर के समय शुरू हुआ था। किसके समय? अकबर के समय। अगला है मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो मंदसौर अभिलेख जो है इसका संबंध है आपका यशोवर्मन शासक से। यशोवर्मन से संबंधित है मंदसौर अभिलेख। 41 नंबर प्रश्न है, हेनसोंग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? किसके संबंध में? हेनसोंग के संबंध में। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की में वर्णित है, ये भी सही है। हेनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया, ये भी सत्य है। तो आपका क्या है? सभी जो है वो करेक्ट दिया हुआ है, इसमें से कोई भी कथन आपका असत्य नहीं है। सैदव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सैदव सभ्यता के प्रमुख स्थल जो रोपर है यह स्थित है आपका किस नदी के किनारे? तो ये स्थित है सतलज नदी के किनारे। रोपर आपका सतलज नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सबसे ज्यादा दिन तक शासन करने वाला जो शासक था वो आपका शाह आलम द्वितीय था, जो सबसे लंबा समय तक शासन किया था उत्तर मुगल काल में, मतलब उत्तर मुगल सम्राट में। प्रमुख जैन तीर्थकरों में अरिस्टोनॉमी जो 22वें तीर्थकर थे का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो अरिस्टोनॉमी 22वें तीर्थकर जो थे उनका अगर प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो उनका प्रतीक चिन्ह था आपका शंख। क्या था? शंख। लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थायी बनाया था? तो लंगर व्यवस्था को जो अस्थायी बनाए थे वो सिख गुरु थे आपके गुरु अंगद। गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया था। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था जिसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लाया था? कोलकाता लाया था। 47 नंबर प्रश्न है कि पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग 1906 में हुआ था। कब? 1906 में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का जो हेडक्वार्टर है ये स्थित है पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो 39वीं समानांतर रेखा जो है ये स्थित है आपका USA और कनाडा के बीच। USA कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा जो है ये स्थित है। और लास्ट प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का कि निम्न में से कौन मूल राशि नहीं है? तो मूल राशि आपका आयतन जो है वो मूल राशि नहीं है। अब आते हैं इसमें से वन लाइनर। सबसे पहले देखिए सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां थे। खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक थे और इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। किसने? खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी था, लोदी वंश का संस्थापक था। और 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था आगरा शहर का स्थापना 1504 में। और सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है। और इसने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता की रचना किया था। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल। तो सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन था? देवल था। अगला है विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक दो भाई था, एक हरियर और बुक्का। दोनों भाई ही थे और इसका नाम था हरियर और बुक्का, जो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था।
विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। हम्पी वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है। इस वंश के शासक बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। किसने? तो इस वंश के जो संस्थापक थे बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। और देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली के यात्री निकोलो कांटी जो है वो विजयनगर आया था। किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम के शासनकाल में। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में जो फारसी राजदूत था अब्दुल रज्जाक वो आया था। और देवराय द्वितीय को जगबेटकर की संज्ञा दी गई थी। जगबेटकर की संज्ञा देवराय द्वितीय को दी गई थी। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। डोमिगोस पायस जो था वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था और यह एक पुर्तगाली यात्री था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया था। पुर्तगाली यात्री बारबोसा भी आया था। और नूनीज किसके समय आया था? ये भी पुर्तगाल का ही था, लेकिन ये अछूत राय के समय में आया था। नूनीज अछूत राय के समय में। और ये प्रश्न पूछा जाता है। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। किसने? बाबर ने। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। ये तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। कृष्णदेव के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। और विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालीकोटा का युद्ध था जो 23 जनवरी 1565 को हुआ था। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि विजयनगर के युद्ध का पतन का क्या कारण था? तो 23 जनवरी 1565 में जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था यही इसका प्रमुख कारण था। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट 18। लाल मिट्टी की प्रकृति होती है कैसी? अम्लीय। लाल मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। अगला प्रश्न है दक्कन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो दक्कन पास जो है ये आपका दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है दक्कन पास। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दक्कन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। कौन सा? दक्कन पास। प्रश्न 3 देखिए, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो इस प्रश्न का आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव घाना नेशनल पार्क को कहा जाता है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो त्रिशूल पर्वत शिखर जो है यह स्थित है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है त्रिशूल पर्वत शिखर। और उत्तराखंड में सभी लोग जानते हैं महादेव की नगरी है उत्तराखंड। तो यहाँ पे त्रिशूल महादेव के पास होता है, इसीलिए महादेव की नगरी उत्तराखंड में। अब आते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? तो माही सुगंधा जो है ये आपकी धान की प्रजाति है। किसकी? धान की प्रजाति है माही सुगंधा। बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो बाजार के नियम को प्रस्तुत करने वाले जेबी से थे। जेबी से ने बाजार के नियम को प्रस्तुत किया था। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो भारी उद्योग को जो प्राथमिकता दी गई थी वो था आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसमें भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। क्वेश्चन 9 देखिए, सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर यानी वैट जिसको बोलते हैं को लागू किया गया था? दोस्तों आपका जो हम एसपीटी का बुक पढ़ाए थे और समझाए थे उसमें हम बताए थे वैट के बारे में, तो आप लोग देखिएगा उस और डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो उस बुक में आपको मिल जाएगा जो बुक हम करवा चुके हैं। तो जिन लोगों के पास बुक है वो लोग देख लीजिएगा और नहीं है तो उसमें जाके आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो वैट सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर वैट को लागू किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर है फ्रांस में सबसे पहले वैट को लागू किया गया। एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दाजीग्राम। एकमात्र सेंचुरी है दाजीग्राम जहां पे कश्मीरी मृग पाए जाते हैं। अब आते हैं 11 नंबर, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। तो जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास,
दूसरा है कि वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, और तीसरा है वन भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये सभी उद्देश्य हैं आपके जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का। 12 नंबर प्रश्न देखिए, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जी रोसेन ने किया था। किसने? जी रोसेन ने बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है? ये आकर्षित करती है, अपने इधर कोई भी वस्तुओं को खींचती है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग आपका रेडियो ध्वनि तरंग जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। शुष्क क्षेत्र का धनोद यानी जिसको एनोड कहते हैं किसका बना होता है? तो शुष्क क्षेत्र का जो एनोड होता है वो बना होता है कार्बन का। किसका? कार्बन का बना होता है सूक्ष्म क्षेत्र का एनोड। अगला प्रश्न है, हर्ष चरित्र में यम चोटी का उल्लेख मिलता है। यम चोटी होते थे। तो हर्ष चरित्र में यम चोटी का उल्लेख मिलता है, और यम चोटी क्या था? रात्रि में पहरा देने वाली एक स्त्री थी जिसे यम चोटी कहते थे। चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? तो चिदम्बरम का जो चोल मंदिर है इसका संबंध नैनार से है। नैनार से है, ठीक है, किससे? नैनार से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसके मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। तो किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा और उसके मिश्रित विलय की जो कुल मात्रा होता है, उस दोनों का जो रेशियो होता है, उस रेशियो को बिलियन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलियन की सांद्रता। अगला प्रश्न है, निलंबन कणों का आकार कितना गुना होता है? तो निलंबन कणों का जो आकार होता है ना वो 10⁻⁻5 से लेके 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है निलंबन कणों का आकार। 20 नंबर प्रश्न है कि अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके जो है वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जब कोई अम्ल किसी क्रियाशील धातु के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले इसके लिए हमको सुमेलित देखना होगा। देखिए दिया है नाभिकीय मॉडल अंडरस्ट रदरफोर्ड, बिल्कुल सुमेलित है आपका। ग्राह्य मॉडल नील्स बोर, क्वांटम मॉडल इरविन थ्रेडिंगर, क्या ये श्रेडिंगर लिखा हुआ है ना, श्रेडिंगर। क्वांटम मॉडल किसने दिया था? एरविन श्रेडिंगर ने। तो क्या आपका सभी सुमेलित है? दोस्तों बिल्कुल जी हाँ, सभी सुमेलित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 22 पे। क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन बनाता है? तो क्लोरीन जो है वो अणुओं के बीच जो सहसंयोजक बंध बनाता है वो बनाता है आपका एकल सहसंयोजन बंध। एकल सहसंयोजन बंध जो है वो क्लोरीन अपने अणुओं के बीच बनाता है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 23 नंबर देखते हैं, आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ग 2। वर्ग 2 के तत्व जो होते हैं उन्हें सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, लूनार कास्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो लूनार कास्टिक जो है वो सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कास्टिक के नाम से जाना जाता है, सिल्वर नाइट्रेट को। निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो देखिए मानव का जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो क्या ये प्रश्न का आंसर आपका सही है? तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा। इस सभी जो है पक्षी का भी, मगरमच्छ का और मानव सभी का हार्ट जो होता है वो 4 कक्षीय होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए सबसे पहले हम सुमेलित को छांट लेते हैं। अमाशय अम्ल का निर्मोचन, बड़ी आंत जल का अवशोषण, छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं का अवशोषण, और यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो दोस्तों इस सभी में आपका जो करेक्ट हो जाएगा
वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। लीवर जो होता है वो शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, ये आपका बिल्कुल करेक्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, सुमेलित नहीं पूछा गया है। 27 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर का परिसंचरण तंत्र किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? तो मानव के परिसंचरण तंत्र में किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? तो इस प्रश्न का आंसर है महाशिरा में। महाशिरा में जो है ये ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है? तो वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की रचनाओं में जो जिम्मेदार होता है वो आपका स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा इसके लिए जिम्मेदार होता है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रांगणकारी है? तो प्रांगणकारी जीव जो होगा वो चमगादड़ होगा, पक्षी होगा और मधुमक्खी होगा, क्योंकि सभी अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो हुआ था वो बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। अब आते हैं दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैताद्वैतवाद किस संत से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका निम्बकाचार्य हो जाएगा। जो दक्षिण भारत के वैष्णव थे, कौन? निम्बकाचार्य, इनके द्वारा स्थापित द्वैताद्वैतवाद जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया था, निम्बकाचार्य के द्वारा। अब आते हैं 32, सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था। तो सल्तनत काल में कृषि विभाग दीवान ए कोही, क्या दीवान ए कोही कृषि विभाग से संबंधित एक पद था। द्वितीय जैन संगति कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन संगति का जो आयोजन किया गया था दोस्तों, ये आपका बल्लभी गुजरात में हुआ था। बल्लभी गुजरात में द्वितीय जैन संगति का आयोजन हुआ था। अब आते हैं 34 नंबर प्रश्न पे। प्रसिद्ध अरबी लेख अलवरुनी किसके साथ भारत आया था? तो अलवरुनी जो था वो भारत तो आया था, लेकिन किसके साथ आया था? तो इस प्रश्न का आंसर है मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 35 नंबर देखिए, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है। तो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये हो जाएगा आपका पंचवीस। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पंचवीस है। सामवेद गायन से संबंधित है, गायन से सभी लोग जानते होंगे। अगला है 36, गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया गया था ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो भारत का पहला समाचार पत्र दोस्तों था बंगाल गजट। कौन था? बंगाल गजट। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में नागरिक सेवा का जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। अब आते हैं 39 नंबर प्रश्न। सूची 1 को सचिवालय 2 से मिलान करना है आपको। एक तरफ संस्था, दूसरी तरफ संस्थापक का नाम दिया हुआ है, इसे आपको मैच करना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसे हम मैच करते हैं। तो दिया हुआ है कि विश्व भारती, विश्व भारती किसकी है? रविंद्रनाथ ठाकुर की। अभिनव भारत, अभिनव भारत वीडी सावरकर का है। वेद समाज के संस्थापक कौन है? तो वेद समाज के हो जाएंगे आपका पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री और देव समाज केशव चंद्र सेन। दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। सॉरी एक मिनट, आप थोड़ा सा मेरा गलती हो गया, सॉरी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, देखिए मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत बता दी थी, ठीक है। ये तो आपका बिल्कुल सही है। एक बार विश्व भारती, विश्व भारती के कौन थे? तो विश्व भारती के जो हो जाएंगे वो होंगे आपके रविंद्रनाथ ठाकुर। उसके बाद अभिनव भारत वीडी सावरकर, ये दोनों आपका सही था। वेद समाज में गलत बता दी थी। वेद समाज के केशव चंद्र सेन हो जाएंगे, वेद समाज केशव चंद्र सेन, और देव समाज का पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं 40 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? संवैधानिक प्रावधान और स्रोत, ये आपको देखना है, सुमेलित नहीं है। शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, बिल्कुल करेक्ट है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिया गया है, ये भी सही है।
समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका से, दोस्तों ये आपका सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धन विधेयक के संबंध में, तो इस प्रश्न का आंसर आपका आर्टिकल 109 हो जाएगा। धन विधेयक के संबंध में जो आर्टिकल है वो आपका 109 है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो देखिए अब यहाँ पे फंस जाइएगा, ठीक है, तो इसमें बहुत सोच समझ का आंसर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन, अब हम बताते हैं कि फेडरेशन क्या होता है और कॉन्फेडरेशन। देखिए फेडरेशन का भी मतलब संघ ही होता है, और इस तरह की का अगर ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, अगर दोनों संघ दिया रहेगा तो क्या कीजिएगा, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि भारत जो है हमारा वो क्या है, यूनियन है। यूनियन यानी भारत राज्यों का संघ है, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल बी ए जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है 43 नंबर, धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर है समता का अधिकार। 43 का सी इसका करेक्ट आंसर है। धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, यह जो है समता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। 44 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है? कथन औसत्य है तो कह रहा है आपका सबसे पहले कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। दोस्तों ये आपका औसत नहीं है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी औसत नहीं है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करते हैं, क्या ये कथन आपका औसत्य है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका सी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, ये कथन जो है आपका बिल्कुल औसत्य है। भारत के चौथे राष्ट्रपति पीवी गिरी थे, तो ये भी आपका सत्य है। 45 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज संस्था से संबंधित इसमें से अशोक मेहता समिति जो है ये नहीं है। ऑप्शन डी इसका, सॉरी ऑप्शन डी कहती हूँ, सॉरी बी, पीवीएन राव समिति जो है ये आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों आपका संविधान संशोधन 69वां था। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। अब आता है बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो बोहरा समिति का जो संबंध है वो किससे है? राजनेताओं तथा अपराधियों के साठगांठ से संबंधित है बोहरा समिति। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, एक ही राज्य में रहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एक ही राज्य में बहने वाली एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी जो हो जाएगी वो आपका लूनी नदी हो जाएगा। लूनी नदी इसका करेक्ट आंसर है। विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश कौन है? तो विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश जो है वो उरुग्वे हैं। कौन? उरुग्वे। अब आते हैं 50 नंबर प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय बताता है? तो इस प्रश्न का आंसर है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता जो है यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय को बताता है। अब आते हैं यहाँ से कुछ वन लाइनर जो आपका इंपॉर्टेंट है, इसे हम देखेंगे। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? बाबर। और इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। किसकी? बादशाह की उपाधि धारण किया था किसने? बाबर ने। गाजी का भी उपाधि धारण किया था और इसने खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। किसका? जिहाद का नारा। और खानवा का युद्ध आप सभी को पता है कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। किसके बीच? राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। किसने? बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। और पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखानों का प्रयोग किया था। किसने? बाबर ने। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखवाया था, जिसे फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। इसे फारसी में अनुवाद किया था। अब यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ना, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का, जिसमें कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ये युद्ध चला था, जिसमें बाबर की विजय हो गई थी 1526 में। फिर उसके एक साल के बाद 1527 में आपका 17 मार्च 1527 को आपका खानवा का युद्ध होता है। किसका? खानवा का युद्ध होता है। और ये युद्ध जो होता है दोस्तों राणा सांगा एवं बाबर के बीच, और इसमें भी बाबर की विजय ही होती है। फिर चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 को, और ये मेदिनी राय और बाबर के बीच ये युद्ध हुआ। कब? सर जून में हुआ था, है ना, जून में ये हुआ था युद्ध। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। घाघरा का युद्ध जो हुआ था दोस्तों ये 6 मई 1529 को हुआ था, और इसमें अफगान और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, तो ये सब आपका जो था वो इम्पोर्टेंट था। देखिए पानी पिया खाना खाया और चाय पिया घर चल दिया। तो इस तरीके से आप 1526, 1527, 1528 और 1529 कंटिन्यू याद रखिएगा। ठीक है, इस ट्रिक से आप लोग भी याद रखे होंगे, बहुत लोगों को याद होगा ट्रिक से। और इस सभी युद्ध में क्या हुआ था? बाबर की विजय हुई थी। आप देखिए बाबर का उत्तराधिकारी उसका बेटा हुमायूं बना था। बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। और इसने 1533 में दीन पनाह नगर का स्थापना किया था। और यह जो था ज्योतिष में काफ़ी विश्वास करता था, जिसके कारण यह सप्ताह में 7 दिन का कपड़ा भी पहनता था, है ना। 25 जून 1539 को शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच, जिसमें कि शेर खां क्या हुआ था? जीत गया था। और 17 मई 1540 को शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसमें शेर खां फिर से विजय हो गया था। और कन्नौज के युद्ध में हार के बाद हुमायूं ने 15 वर्ष के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा था। और पुनः 1555 में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। हुमायूं नामा का रचना उसकी बहन जो थी गुलबदन बेगम ने की थी, हुमायूं नामा की रचना। अब है आपका देवरा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। देवरा का युद्ध 1531 में होता है और सरहिंद का युद्ध 1555 में होता है। सिर्फ और सिर्फ इसका डेट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि जो दिया था वो बहार खान लोहानी ने दिया था। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि बहार खान लोहानी ने दिया था। और शेर खां ने काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। किसने? शेरशाह ने। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से क्या किया था? स्थापित किया था। किसने? शेरशाह ने। और इसने किला ए कुहाना नामक मस्जिद भी स्थापना किया था शेरशाह ने। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसे हम यहाँ पे कंप्लीट किए। दोस्तों अब आते हैं 19 नंबर प्रैक्टिस सेट पे। देखिए किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि, तो किसी क्षेत्र को मरुस्थल कब माना जाएगा? जब वार्षिक वर्षा वहाँ 25 सेंटीमीटर से कम होगी, तभी उस जगह को मरुस्थल माना जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। दिए गए विकल्प में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की जो सहायक नदी नहीं है वो है आपका घाघरा। घाघरा जो है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है, बाकी चंबल, केन, बेतवा ये सभी यमुना की सहायक नदी है। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये यंगप्पा दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। यंगप्पा दर्रा से होकर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 4। 90 ईस्ट रिच कहाँ अवस्थित है? 19 ईस्ट रिच जो है ये आपका अवस्थित है हिंद महासागर में। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? तो सुरेश तेंदुलकर समिति का जो गठन हुआ था वो भारत में गरीबी के निर्धारण के लिए किया गया था। और कब हुआ था? तो 2004 में सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन हुआ था, 2004 में। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि प्राथमिक, एक तरफ मिलान करना है उत्पादन से संबंधित। प्राथमिक उत्पादन कौन सी है? इसमें सलाहकारी संस्था प्राथमिक उत्पादन है। द्वितीय क्या हो जाएगा? तो द्वितीय आपका हो जाएगा जूते का कारखाना। और तृतीय आपका हो जाएगा मधुमक्खी एक मिनट गलत है। देखिए प्राथमिक आपका हो जाएगा मधुमक्खी पालन, द्वितीय आपका हो जाएगा जूते का कारखाना और तृतीय आपका सलाहकारी संस्था हो जाएगा। तो क्या मैच ऑप्शन करेक्ट है? 2, 3, 1 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है।
पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है। तो पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज है वो किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल का रानीगंज। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का जो पहला देश है वो हो जाएगा आपका फिनलैंड। इसने की सबसे पहली बार कार्बन टैक्स लगाया था फिनलैंड। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। संविधान के पिता के नाम से भी ये जाने जनक के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जो है ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। 11 नंबर प्रश्न है कि वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वित्त विधेयक के बारे में जो वर्णित है अनुच्छेद 117 में। वित्त विधेयक का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 117 में। संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो संघ और राज्य के अधीन सेवाओं संविधान का भाग नंबर जो है वो दोस्तों वो है 14, भाग 14 में वर्णित है। अब यहाँ पे 13 में सूची मिलाना है आपको, तो सबसे पहले दोस्तों इसे मिला लेते हैं। बंदी प्रतिरक्षीकरण संशरीर प्रस्तुत होना। बंदी प्रतिरक्षीकरण संशरीर प्रस्तुत होना। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। और प्रतिषेध का अर्थ होता है अधीनस्थ न्यायालय के लेख। और अधिकार परीक्षा इसका मतलब हुआ किस अधिकार से? अधिकार परीक्षा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और इससे 1 नंबर प्रश्न आपका फिक्स है, जो आएगा ही आएगा। अब आते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? तो दोस्तों कार्यपालिका की शक्ति की बात हो रही है जो प्रधानमंत्री के पास होता है, ठीक है, कार्यपालिका की। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो संघीय बजट की तैयारी और संसद में पेश करने के लिए जो उत्तरदायी है वो है आपके कौन? आर्थिक कार्य विभाग। आर्थिक कार्य विभाग इसका करेक्ट आंसर है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। अब आते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो औरंगजेब के संबंध में देखते हैं, औरंगजेब सभी धर्म को मानता था। इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया था। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कथन असत्य है, तो ऑप्शन बी जो है ये असत्य है। वो तेंग बहादुर को दिलवाया था, ना कि गुरु अर्जुन देव को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि असत्य पूछा जा रहा है। अब आता है कि विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों अभी हम बताए हैं आपको पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में। आई होप आप सभी लोग इसका आंसर कर लिए होंगे। जो लोग कर लिए हैं उसे आंसर कर दे, और नहीं किए हैं तो चलिए हम बता देते हैं। सबसे पहले इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्णदेव राय। डोमिंग पायस जो आया था वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। 19 नंबर प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5। वैदिक सभ्यता में आर्य के प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा गया था। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर सबसे बड़ा स्थल पूछे तो वो मोहनजोदड़ो था। सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो सदानीरा जो था वो गंडक का प्राचीन नाम है। सदानीरा गंडक का प्राचीन नाम है हमारी ऋग्वैदिक कालीन में नदियों का नाम से। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे ये दिए थे आपका श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, लेकिन अगर पहला पूछे तो वो सारनाथ में दिए थे। अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठी चार्ज में घायल हुए थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर में। साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हो गए थे वो लाहौर में।
ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को लाभ को सत्यावना पुरस्कार कहा था? सत्यावना पुरस्कार कहा था। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलन कैंपबेल जॉनसन ने। एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को लाभ को सत्यावना पुरस्कार कहा था। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का जो प्रस्ताव दिया गया था, यह दिया गया था आपका सलीमुल्लाह खां के द्वारा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव सलीमुल्लाह खां के द्वारा दिया गया था। 27 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन इसमें से नहीं है, वो है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो है ये आपका पादप हार्मोन नहीं है, बाकी जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये सभी आपका पादप हार्मोन है। 29 नंबर प्रश्न है आपका, यहाँ पे मैच करना है दोस्तों। एक तरफ आपका डिजीज दिया हुआ है और दूसरी तरफ उससे होने वाला उसका वायरस का नाम दिया हुआ है, इसे आपको मैच करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हैजा, ऑप्शन इसके लिए चाहिए होता है। यहाँ पे तो हम ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इसे मैच करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए हैजा, हैजा के लिए किसका, हैजा जो है वो बैक्टीरिया से होता है। किससे? हैजा। इसका हो जाएगा 4 बैक्टीरिया, एक मिनट, हाँ 4 हो जाएगा बैक्टीरिया, सॉरी इसका 4 हो जाएगा। डेंगू का क्या हो जाएगा दोस्तों? डेंगू का हो जाएगा आपका वायरस, डेंगू वायरस से होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि फिल पाँव यानी हाथी पाँव जिसको बोलते हैं, वो किसके द्वारा होता है? तो ये आपका होता है कृमि के द्वारा, और मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अब आते हैं, निम्न में से कौन अनुवांशिक रोग है? तो अनुवांशिक रोग यानी कि जो हमारे जन्म मतलब हमारे जन्म से पहले हमारे किसी फैमिली में किसी एक मम्मी और पापा में से किसी एक को रहा होगा और फिर उस संतान में हो गया, दैट मीन्स कि वो अनुवांशिक यानी फैमिली में वो चलते आ रहा है। तो वो डिजीज जो है वो कौन सी है? तो देखिए इसमें से हीमोफीलिया, सीजोफ्रेनिया और थैलेसेमिया, ये तीनों जो बीमारी है वो अनुवांशिक रोग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीव निर्मोडोटा संघ के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का आंसर है आपका एस्केटिक्स और फिलेरियासिस, पिनबर्ग, ये सभी जो है आपका निमेटोडा संघ के अंतर्गत आता है। निमेटोडा संघ के अंतर्गत। लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो लार में जो है वो 2 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं हमारे लार में। अगला है, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट जो हैं वो श्वसन जो करते हैं अपने वातक तंत्र से करते हैं। किससे? वातक तंत्र से करते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना जो है ये जो है परावर्तन और व्यतिकरण, किसका? परावर्तन और व्यतिकरण के कारण है। तंतु प्रकाशीय संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तंतु यानी कि प्रकाशीय संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो इस प्रश्न का आंसर है आपका प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर क्या होगा? तो दोस्तों उसका आवर्तकाल जो हमारे पोल पर होगा वो न्यूनतम हो जाएगा, पोल पर न्यूनतम हो जाएगा। अब आते हैं 38 नंबर प्रश्न पे। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होगा? वो अपना हो जाएगा क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
देखिए साबुन के बुलबुले के अंदर जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। 39 नंबर प्रश्न है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। तो इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दिशा परिवर्तित होता है। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो उसमें दिशा जो है वो परिवर्तित होता है। अगला है किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैस के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। तो देखिए हीलियम जो है, हीलियम अक्रिय गैस को छोड़ के सभी उत्कृष्ट गैसों की परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो विद्यमान होते हैं। 41 नंबर प्रश्न है कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस का निर्माण करते हैं। तो अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ जो अभिक्रिया करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, किसका, CO2 का। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों चाकू से आप सोडियम को भी काट सकते हैं और पोटेशियम को भी काट सकते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कभी कोबाल्ट को आप काटने की कोशिश करके देखिएगा, पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है। तो देखिए किसका पूछ रहा है, हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व। तो ये आपका ट्राइटियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्राइटियम हो जाएगा। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र C2H2 होता है। C2H2 इसमें नहीं है, इसमें है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ब्लैक गांधी इसमें किनका उपनाम है। तो ब्लैक गांधी के नाम से मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन है। तो ऑस्कर के लिए जो नामित हुआ था वो पहला फिल्म भारतीय था मदर इंडिया, जिसके ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों 5 अक्टूबर को हम लोग विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं और राष्ट्रीय टीचर दिवस हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं। तो अभी आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आंसर फटाक से यहाँ पे देखे होंगे, शिक्षक दिवस यहाँ मार दिए होंगे, लेकिन आप लोग इस चीज़ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषता है। तो मंडप और रथ ये जो है मामलल शैली से संबंधित है। मामलल शैली से संबंधित ये विशेषताएं हैं। निपख आंदोलन के प्रणेता थे। तो निपख आंदोलन के जो प्रणेता थे वो थे आपके दादू दयाल। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे, दादू दयाल। अब आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो खेल ही जीवन है का सिद्धांत जॉन डेवी ने प्रस्तुत किया। किसने, जॉन डेवी ने। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आपको हर प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलता है। सम्राट अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कहाँ पे हुआ था, कालानौर में हुआ था। और अकबर का संरक्षक बैरम खां था। अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खां था। 5 नवंबर 1556 को अकबर और हिमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। 5 नवंबर 1556 को, जिसमें अकबर क्या हो गया था, अकबर की विजय हुई थी। और 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर ही विजय हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया था और अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। ठीक है, हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि किसने दिया था, अकबर ने दिया था। और हरि विजय जो थे ये जैन धर्म के विद्वान थे। जब्त प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ था। जब्त प्रणाली की शुरुआत मुगल काल में दहसाल बंदोबस्त की व्यवस्था का शुरुआत टोडरमल ने किया था। दीन-ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था, बीरबल था, जिसने कि दीन-ए इलाही को स्वीकार किया था। और अकबर के समय में दसवंत, बशावन, अब्दुल सम्मद प्रसिद्ध चित्रकार थे। ये तीनों क्या थे, प्रसिद्ध चित्रकार थे अकबर के समय में। और इसने तानसेन को कंठाभरण बानी विलास की उपाधि धारण दिया था। किसने, अकबर ने। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण बानी विलास की उपाधि दी थी। और इसने अनुवाद विभाग का स्थापना किया था। अनुवाद विभाग का स्थापना किया था।
अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का भी निर्माण करवाया था। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। अब आइए कि यह नगारा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। अकबर जो था वो नगारा वाद्य यंत्र बजाने में काफ़ी निपुण था और इसके दरबार अकबर के दरबार में ही नवरत्न रहते थे। नवरत्न जो थे वो अकबर के दरबार में रहते थे और इसने शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं मनसबदारी प्रथा शुरुआत किया। मनसबदारी, इसके शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ये सब ने किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया था और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद इसने अब्दुस्समद को सोरी कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दिया था। तो अब्दुस्समद को सीरी कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि किसने? अकबर ने प्रदान किया था। अब देखिए अकबर ने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए थे। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया। फिर एक साल के बाद 1563 में तीर्थ यात्रा पर जो कर लिया जाता था उसको भी समाप्त कर दिया। फिर जजिया कर को समाप्त किया। तो 62 और 63 और 64 कंटिन्यू हुआ लगा दास प्रथा, तीर्थ यात्रा और जजिया कर को समाप्त किया। अब आइए नीचे, फतेहपुर सिकरी का स्थापना उसने 1571 में किया। फतेहपुर सिकरी का स्थापना 1571 में किया। इबादत खाना का स्थापना 1575 में किया और मजहर की घोषणा 1579 में किया। दीने इलाही का स्थापना 1582 में किया और इलाही संबत का शुरुआत 1583 में किया। तो दीने इलाही का स्थापना 1582 और दीने इलाही संबत की शुरुआत 1583 में किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था दोस्तों, जो यहाँ पे समाप्त होता है। अब आता है आपका 20 नंबर प्रैक्टिस सेट। देखिए, समझौता ज्ञापन की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू हुई थी? देखिए, समझौता ज्ञापन की जो पद्धति है ये सबसे पहले 1987 से 1988 में शुरुआत हुआ था। MOU जिसको बोलते हैं उसका सर्वप्रथम पद्धति कब शुरू हुआ था? तो 1987 से 1988 में। कब? 1987 से 1988 में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1992 में यानी 1992 में की गई थी। 1992 में की गई थी। रेखी समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो रेखी समिति का संबंध जो है वो अप्रत्यक्ष कर से है। किससे? अप्रत्यक्ष कर से है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो राष्ट्रीय कोष की स्थापना जो की गई थी ये की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। अब आते हैं 5 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है? तो देखिए, दशावतार मंदिर देवगढ़ का जो है ये मंदिर 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है। दशावतार की मंदिर है। ठीक है, दशावतार की मंदिर है जो देवगढ़ में है। अगला है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास की अधिकता सबसे ज़्यादा होती है। किसकी? पोटास की। माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट हैरियट जो है ये दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, ब्राह्मणी एवं बैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ब्राह्मणी एवं बैतरणी जो है ये सहायक नदी है किसकी? महानदी की। महानदी की सहायक नदी है ये दोनों। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आते हैं 9 नंबर प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर ये सुमेलित है? जी बिल्कुल सुमेलित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश ये भी आपका सुमेलित है। चांगला मेघालय ये आपका सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बामडिला अरुणाचल प्रदेश, बाकी सभी सुमेलित है। अब आते हैं 10 नंबर पे। जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? तो जल में अगर आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो इससे होने वाला रोग ब्लैक फूड होगा, ब्लैक फूड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है?
तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय अवस्थित है। बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था? तो बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला जो एक विभाग था, इसका संबंध था अर्थ विभाग के अध्यक्ष से। अर्थ विभाग के अध्यक्ष से इसका संबंध था। सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से हैं। तो सनकादि संप्रदाय से संबंधित जो संत हैं वो हैं आपके निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? तो दिल्ली में सबसे पहले अमीरों का जो दमन किया था वो सल्तनतकालीन व्यक्ति कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने सबसे पहले दिल्ली में अमीरों का दमन किया था। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। यहाँ पे भी मैच करना है। मठ का नाम दिया और स्थापना दिया हुआ है, इसे आपको मैच करना है। देखिए हेमिस मठ कहाँ पे है? हेमिस मठ आपका लद्दाख में है। और तवांग मठ की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है। बेदी मंडा जो है ये आपका हो जाएगा बोधगया में। और नामग्याल मठ ये है आपका धर्मशाला। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख में धम्म यानी धर्म की व्याख्या की गई है। तो अशोक के किस शिलालेख में धम्म या धर्म की व्याख्या की गई है? तो अशोक का 11वां शिलालेख जो है इसमें धम्म या धर्म की व्याख्या की गई है। 17 नंबर प्रश्न है रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो रेशम बनाने की तकनीक का विकास जो है ये सर्वप्रथम चीन में हुआ था। कहाँ पे? चीन में। अब आते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। समन्वय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारसाना। समन्वय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने धारसाना पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन बी इसका धारसाना करेक्ट आंसर है। चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था? तो चोलों के शासनकाल में जो ब्राह्मणों का एक संगठन हुआ करता था वो संगठन था आपका सभा। क्या कहलाता था? सभा कहलाता था। 20 नंबर प्रश्न है कि 1857 की क्रांति तथा संबंधित स्थान को सुमेलित कीजिए। तो लियाकत अली जो थे ये कहाँ से नेतृत्व करता थे? तो लियाकत अली जो थे ये आपका इलाहाबाद से थे। उसके बाद खान बहादुर खां की अगर हम बात करें तो ये आपके बरेली से थे। अजीमुल्ला ये फतेहपुर से थे। और बेगम हजरत महल ये आपकी लखनऊ से थी। तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 3 1 2। 21 नंबर प्रश्न है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत जो है इसका संबंध हो जाएगा आपका शिक्षा से। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? तो नेटिव मैरिज एक्ट को 1872 में जो पारित किया गया था इसमें महत्वपूर्ण भूमिका केशव चंद्र सेन का था। किसका? केशव चंद्र सेन का। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? तो सबसे पहले जो घटना इसमें से हुई थी वो आपका रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट सबसे पहले हुआ था। अगला प्रश्न देखिए भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया? तो भारत में जो संविधान सभा का जो गठन किया गया था यह प्रस्ताव दिया था कैबिनेट मिशन ने। किसने? कैबिनेट मिशन ने। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए भारत सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? तो मैकियावेली के लिए सरकार का जो रूप आदर्श है वो रूप है आपका गणतंत्र। कौन सा? गणतंत्र। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बंदी प्रतिरक्षीकरण। ये बंदी प्रतिरक्षीकरण जो है ये स्वतंत्रता का बुलवर्क है। अगला है 27 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? किसके द्वारा? भारतीय संविधान के द्वारा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है ये भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है 28 नंबर भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या था?
तो हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है इसे शामिल करने का प्रमुख कारण कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। क्या? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो संसद की अस्थायी समिति इसमें से जो नहीं है वो है वित्त मंत्रालय की परामर्शी समिति। ये जो है संसद की अस्थायी समिति नहीं है। 30 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा केवल लोकसभा में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। 31 नंबर प्रश्न है, जैविक ऑक्सीजन की आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। तो इस प्रश्न का आंसर है जलीय वातावरण में। जैविक ऑक्सीजन की आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है जलीय वातावरण में। 32 नंबर प्रश्न है कि नदी का प्रदूषण मापा जाता है। तो नदी का जो प्रदूषण होता है वो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है। तो जल में जो ऑक्सीजन घुली होती है उसकी मात्रा से नदी में प्रदूषण को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये स्थित है आपका कहाँ पे? नेपाल में। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य नेपाल में स्थित है। लघु रेडियो तरंग शॉर्ट रेडियो वेव की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो हेनरी हर्ट्ज के द्वारा लघु रेडियो तरंग का खोज किया गया, हेनरी हर्ट्ज के द्वारा। अगला प्रश्न है, कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? तो कील उखाड़ने का हथौड़ा जो है इसका उत्तोलक श्रेणी का जो संबंध है वो हो जाएगा आपका प्रथम उत्तोलक श्रेणी। प्रथम उत्तोलक श्रेणी का एग्जाम्पल है कील उखाड़ने का हथौड़ा। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है वो हो जाएगा आपका इनमें से सभी। डायनमो भी करता है, पवन चक्की भी करता है और टरबाइन भी करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 37 नंबर प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम लोग स्मॉल जी से बताते हैं उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में जो कथन आपका सत्य है वो है जी अदिश राशि है। कैसी राशि है? जी एक अदिश राशि है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके शयानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रवों के तापमान में अगर वृद्धि करते हैं तो उसके शयानता पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो घटेगा। क्या हो जाएगा? घटने लगेगा। 39 में है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? तो विद्युत धारा का जो चालक है वो है आपका सिल्वर। सिल्वर विद्युत धारा का चालक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन विमोचित होता है वो जल का प्रकाश अपघटन के कारण, जल का प्रकाश अपघटन के कारण यह विमोचित होता है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 41 देखिए, राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो राष्ट्र की संपदा में मुद्रा पूर्ति को नहीं शामिल किया जाता है। राष्ट्र की संपदा में मुद्रा पूर्ति को शामिल नहीं किया जाता है। बंदी की दुविधा यानी कि प्रिजनर्स डायलेमा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रिजनर्स डायलेमा शब्द जो है इसका संबंध आपका क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक से है। क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से संबंधित है बंदी की दुविधा। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धारता सूचकांक कितने प्रत्ययों से मिलकर बना है? तो यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धारता सूचकांक जो है वो कुल 10 बहुआयामियों से मिलकर बना हुआ है। कुल 10 प्रत्ययों से मिलकर बना होता है यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धारता सूचकांक। अगला प्रश्न है 44 नंबर, मनुष्य की जीभ के किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है? यानी कि तीखापन का जो होता है वो पता चलता है। तो वो आपका पिछला भाग, मनुष्य के जीभ के पिछले भाग में कड़वाहट की पता चलती है। अब आते हैं 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो प्रोटीन को पेप्टोन में जो बदल देता है वो एंजाइम आपका पेप्सिन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं 46 नंबर, निम्न में से कौन सी विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रतम से बनता है? तो कौन सी विटामिन हमारे शरीर में तीव्रतम से बनता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी जो हम लोग सन से लेते हैं वो जो है सबसे तीव्रतम से बनता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नालियां क्रॉस करती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ग्रसनी में। ग्रसनी में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती है। 48 नंबर प्रश्न है, रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका गाउट हो जाएगा। रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण गाउट रोग होता है। कौन? गाउट रोग। 49 नंबर प्रश्न है कि आंख का कौन सा भाग जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? तो इस प्रश्न का आंसर है आइरिस। आंख का आइरिस भाग जो होता है इसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति के आंखों के रंग को निश्चित करता है। अब आते हैं, गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो गोलकृमि जो है ये क्षुद्रांत्र में पाया जाता है। किसमें? क्षुद्रांत्र में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे देखते हैं। सबसे पहले हम अभी देखेंगे इस टॉपिक में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मत। तो देखिए, श्री संप्रदाय, इनका संबंध रामानुजाचार्य से है और इनका जो मत था वो विशिष्ट द्वैतावाद। क्या था? विशिष्ट द्वैतावाद। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय से कौन थे? माधवाचार्य थे और इनका जो मत था वो द्वैतवाद था। क्या था? द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय से विष्णु स्वामी है और इनका जो मत था वो था शुद्ध द्वैतावाद। सनकादिक संप्रदाय निम्बकाचार्य का था और द्वैतवाद निम्बकाचार्य का मत था। तो ये आपके कुछ वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मत था। अब हम देखते हैं प्राचीन मंदिर और उनके निर्माणकर्ता। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता नरसिंह देव प्रथम है। कांजी के कैलाश मंदिर के निर्माणकर्ता नरसिंह वर्मन द्वितीय हैं। कांजी के कैलाश मंदिर का निर्माणकर्ता नरसिंह वर्मन द्वितीय। ममालपुरम का तट मंदिर ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था और एलोरा का कैलाश मंदिर ये कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर को। पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है ये चोल शासक गंगदेव ने बनवाया था, चोल शासक गंगदेव ने। और उड़ीसा का लिंगराज का मंदिर ययाति केसरी का है। ययाति केसरी का मंदिर है कौन? लिंगराज, जो उड़ीसा में लिंगराज का मंदिर है। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 20 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं 21 नंबर पे। तो आज का सेशन हम यहीं पे दोस्तों समाप्त करते हैं। देखेंगे इसे हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में। दोस्तों अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और जल्द ही हम आपका जो है एसपीडी का जो बुक का आप सभी लोग डिमांड कर रहे हैं उसका भी हम नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। साथ में आपका बीएसएससी ज्ञान बिंदु का जो आप सभी को एक प्रैक्टिस सेट दिए थे, आप लोग सभी लोगों ने उसे काफ़ी प्यार दिया है, तो उसका भी हम सेट नंबर 2 लेके जल्द ही आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।